नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास है और दिन भर के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और करंट अफेयर्स सबसे पहले पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो कि मैक्सिमम चैनल पर आपको अगले दिन पढ़ाई जाती है। वो मैं एक दिन पहले ही आपको सभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स एक साथ शाम को रात में डिस्कस कर लेते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं कुछ ज़्यादा डालता तो नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियो है उसका लिंक मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो कई बार जब नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। तो इसी का महत्व जो है दिखाने के लिए हर साल को 22 मई को ये दिवस मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यहाँ पर से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगे। एक तो दिवस कब मनाया जाता है ये वाला, और दूसरा इस दिवस की थीम क्या रखी गई थी 2020 में। तो इसकी थीम रखी गई है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, 2 के 2 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केरल उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। अभी रिसेंटली श्री रामनाथ कोविंद जी ने केरल उच्च न्यायालय का जो अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है उनका नाम है के हरिपाल। डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अगर आपको के हरिपाल की जगह पर ऑप्शन में दिया रहता है करुणाकरन नायर हरिपाल, तो इनका पूरा नाम है, तो आप इसे यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जज अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये केरल हाई कोर्ट के ही रजिस्ट्रार जनरल थे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि केरल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम एस मणिकुमार है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मई 2020 में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में किया गया है। सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो योजना है इसके तहत सरकार 19 लाख किसानों के खातों में 5,750 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफ़र करेगी 4 किस्तों में। तो ये एक तरीके की ये योजना है जिसके तहत किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जमा करवाया जा रहा है, और इसमें जो 15,000 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है वो किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, तो 15,000 करोड़ रुपये जो है 1500 करोड़ रुपये, माफ़ करिएगा, 1500 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है वो किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हो चुकी है, और ये 19 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए। तो आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जिले 28 हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए यहाँ पर 90 सीटें हैं और एक मनोनीत होती है, तो टोटल 91 सीटें विधानसभा के लिए हो गई। राज्यसभा के लिए 5 और लोकसभा के लिए 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ से। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसी तरीके से झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगी हुई है। ठीक है, तो चारों तरफ से ये जो है अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर एक योजना शुरू की गई है। योजना का नाम दिया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है। हमको बताना है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उड़ीसा में। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, लेकिन आपको ये जो न्यूज़ है ये अपने दिमाग में अच्छे से रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन के आ सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को 100% सोलराइजेशन करने की योजना का शुभारंभ रिसेंटली केंद्र सरकार ने किया है, तो उस वो कंडीशन में उड़ीसा आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर से एक पॉइंट मैंने और लिखा है कि ये जो योजना है इसका उद्देश्य इस शहर को जो है सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना, मतलब जो कोणार्क जो शहर है, कोणार्क मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो हो सकता है आपसे ये पूछा
जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने की योजना जो है इस मतलब सरकार ने विकसित की है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर तो वही रहेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिले हैं 30, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। सीटों की बात करें तो विधानसभा के लिए 147 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 10 और लोकसभा के लिए 20 सीट है। उड़ीसा से अगर मैं आपको मैप में उड़ीसा दिखाऊं तो हमें देखना होगा कि यहाँ उड़ीसा की सीमा कौन से राज्यों से लगी हुई है। तो उड़ीसा की सीमा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, झारखंड से लगी हुई है और पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। ठीक है, और इसकी राजधानी भुवनेश्वर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मई 2020 में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेस पॉइंट की कटौती की है। हमको ये बताना है कि अब जो आरबीआई की जो नई रेपो रेट है यानी कि जो नई रेपो दर है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4%। ठीक है, 40 बेस पॉइंट की कटौती अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की है। नई जो रेपो रेट है वो 4% है, जो कि पहले थी 4.40%। रेपो रेट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मतलब रेपो रेट वो दर होती है जिसपे कोई बैंक जो है रिजर्व बैंक से लोन लेता है। ठीक है, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट को भी जो है यहाँ पर कम किया गया है, सीधे सीधे तौर पे रेपो मतलब इतने रेपो रेट में 40 बेस पॉइंट की कटौती हुई है, तो रेपो रेट में भी 40 बेस पॉइंट की कटौती हुई है, तो 4% हो गया है। और रिवर्स रेपो रेट में 3.75% था पहले, अब ये कम होकर 3.35% हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, तो ये भी हमें यहाँ से पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई के पास पैसा जमा कर देते हैं और आरबीआई उनको मतलब जो है उनका जो पैसा मतलब बैंकों का जो पैसा होता है उस पर एक ब्याज देती है, तो उस ब्याज दर को यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट बोला जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने कई बार डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं तो बार बार मतलब नहीं बनता, आप में से कई लोगों को पता भी होंगी ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 1000 करोड़। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की हवाई यात्रा पर गए थे। इन्होंने यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण किया था, उसके बाद इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का जो है राहत पैकेज की यहाँ पर घोषणा की है। तो आप सभी को पता है कि अम्फान तूफान की वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही मची है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पैसा दिया गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए जो लोग हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये जो है यहाँ पर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री राहत कोष से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में किस संस्थान के एक अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। अभी रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जिसके तहत जब जो अल्जाइमर की वजह से कुछ टाइम के लिए जो याददाश्त जाती है, अब उसको जो है रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी खोज है, इसलिए क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने खोज की है जिसकी वजह से अल्जाइमर की वजह से जिन लोगों की थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली जाती है या कम हो जाती है, तो उसको भी मतलब एक तरीके से बंद किया जा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सिडबी के साथ। अभी रिसेंटली यूपी स्टार्टअप फंड का जो है यहाँ पर शुरुआत हुई है ऑफिशियली, तो इसके लिए सिडबी के साथ जो है समझौता किया है। मतलब जो यूपी स्टार्टअप फंड है उसके तहत जो पैसे का जो वितरण करेगा, मैनेजमेंट करेगा, वो सिडबी करेगा। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो फंड है इसके तहत सिडबी को 15 करोड़ रुपए की जो है प्रथम किस्त भी यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर लखनऊ है, जिले हैं 75, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 403 सीटें हैं, एक मनोनीत होती है, टोटल 404 सीटें हो जाएंगी। विधान परिषद के लिए 100 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80 सीट है उत्तर प्रदेश से।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि मई 2020 में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक बिल पास किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि चीन। अभी अमेरिकी सीनेट में एक बिल पास हुआ है जिसके तहत चीन की जो कंपनियां हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज से हटाने वाला ये बिल है। हालांकि अभी चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि किसने प्रस्तुत किया है। जो रिपब्लिकन सीनेटर थे जॉन कैनेडी, इनकी तरफ से, और जो डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं क्रिस वॉन हॉलन, इनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से ये बिल पेश किया गया था और ये सर्वसम्मति से पास भी हो गया है। हाँ, जैसा कि मैं बताया था कि ये जो बिल है ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि और देशों पर भी ये मतलब लागू होगा, और देशों की कंपनियों पर भी ये लागू होगा। बेसिकली ये उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जो चीन जो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके नियमों की अनदेखी करेंगे, तो उन लोगों को जो है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो प्रभाव इसमें पड़ने वाला है वो चीन की कंपनियों पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो चीन की कंपनियों को बेसिकली ध्यान में रखते हुए ही ये बिल यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक बिल पास किया है अभी रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए पूरे राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि हरियाणा में। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है, एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। बेसिकली क्या होता है कि जब मानसून आता है तो उसके बाद कहता है स्वाइन फ्लू और जो मौसमी इन्फ्लुएंजा है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल फीवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो पूरे देश में ये फैलता है, हरियाणा पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो हरियाणा सरकार ने जो है यहाँ पर पूरे राज्य में एक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मई 2020 में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। सो अभी रिसेंटली नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं गोविंदा रजूलू चिंटला। ठीक है, तो यहाँ पर से ई वाला बिल्कुल सही है। इससे पहले नाबार्ड के जो अध्यक्ष थे वो अब रिटायर हो चुके हैं, हर्ष कुमार भानवाला। तो ये अब जो है रिटायर हो चुके हैं और इनकी जगह पर जो है गोविंदा रजुलू चिंटला को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2022 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर स्थापना हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये भी यहाँ से याद रखिएगा। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने जो आंसर हैं वो ज़रूर दिया करिए कमेंट में, क्योंकि मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ और जो लोग आंसर करते हैं मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन सही आंसर कर रहे हैं। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर दिया करिए। मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो इसमें से मैक्सिमम लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया जो है पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है वन डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। इसके लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।